So we're going to start this design problem. We're going to design, this is the given plan, and we're going to design one continuous strip of the slab, 1 foot wide strip of the slab. Let's try to first explore this plane. This is a plan view of a floor. ये आपको 1 2 3 4 जहाँ पे कॉलम की लाइंस चल रही है, कॉलम 1, कॉलम लाइन 1 2 3 4 5, इनको नॉर्मली हम 1 2 3 4 और दूसरी साइड से आपको A B C D की फॉर्म में, ठीक है, यानी ये इनका बीम के साथ ताल्लुक नहीं है, बीम इनके बीच में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे कॉलम लाइन चल रही है उनको हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 A B C। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और उसके बाद आपको इसमें नज़र आ रहे हैं बीम्स। एक तो आपको कॉलम सेंट्रल लाइंस के ऊपर बीम्स नज़र आ रही है, जैसे ये आपको कॉलम सेंट्रल लाइन के ऊपर आपको बीम नज़र आ रही है, इसी तरह से ये आपको कॉलम सेंट्रल लाइन के ऊपर ये बीम नज़र आ रही है। कुछ आपको बीम्स नज़र आ रही हैं रेस्टिंग ऑन अदर बीम्स, दीज आर द फ्लोर बीम्स। ये जो G1 लिखा है ये गर्डर 1 है, ये G2 गर्डर 2, और चूंकि ये और ये सिमेट्रिकल होने की वजह से इसको भी नाम G2 दिया गया, फिर ये और ये सिमेट्रिकल है तो इसको भी G1 कह दिया, ठीक है। फिर ये जो बीम आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी ये इंक्लिनेशन क्यों है, हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर इंक्लाइन क्यों है। इसको G3 और ये भी सिमिलर बीम है, इसलिए इन सबको G3 4 G3 बीम्स हैं। उसके बाद ये भी G1, ये भी G2 G1, ठीक हो गया। सो आपके गर्डर्स जो हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और ये अब इस डायरेक्शन में कुछ इंटरमीडिएट फ्लोर बीम्स हैं और कुछ कॉलम्स के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपको बीच में एक चीज़ नज़र आ रही है, ये और फिर साथ में ये और ये RCC वॉल्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिफ्ट के लिए छोड़ी गई है, ये वाली ये आपको देख रहे हैं नज़र, कुछ जगह इसमें एंट्रेंस के लिए छोड़ी गई है, ठीक है। सो ये कंटिन्यूसली रन करेगी, आपने देखी हुई है, ये ज़ाहिर कंटिन्यूसली रन करेगी तभी इसके ऊपर आप लिफ्ट लगा सकते हैं ना, एक्सेस देने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये बीच में कोर आपको नज़र आ रहा है, कोर ये भी बेसिकली ये वॉल है, उसकी ये थिकनेस आपको नज़र आ रही है, ये वॉल थिकनेस चल रही है, ये पूरी वॉल उठेगी नीचे से, फाउंडेशन से लेके राइट अप टू द टॉप। अच्छा, उसके बाद आपको एक ये भी नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा आपको नजर आ रहा है, अब ये जो गर्डर है ये तो इस कॉलम से लेके इस कॉलम, इसी तरह अगला कॉलम ये आपको स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये बीच में कोर्स ना हो तो अगर यहाँ पे जैसे ये कॉलम है, अंदर भी आपको कॉलम चाहिए होगा जिसके ऊपर गर्डर रेस्ट करे। अब जब आप कोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोर बेसिकली आप समझ लें कि वेरी लार्ज कॉलम है आपके लिए, ठीक है, वो भी RCC का मोनोलिथिक बनेगा विद दी गर्डर्स एंड फ्लोर के साथ मोनोलिथिक बनेगा, ठीक। यानी जैसे एक फ्लोर कास्ट करेंगे ना जब, तो उसके साथ साथ आप जैसे कॉलम कास्ट करते हैं तो आपका ये जो इसको हम लिफ्ट वेल बोलते हैं, ये लिफ्ट वेल भी साथ साथ कास्ट करते जाएगा। यानी ये नहीं कि ये पहले बना लिया ये बाद में बनाएंगे, ये साथ साथ जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसीड करेगी ये साथ साथ बनता जाएगा। अच्छा, अब मैंने इस गर्डर को यहाँ पे इस कॉलम पे रेस्ट कर दिया, यहाँ मैंने डायरेक्टली इसको इस लिफ्ट वेल के ऊपर ही रेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है, ये वाली बीम भी यहाँ आके इसके साथ मैच कर जाती है, नहीं इसके साथ करके अलाइनमेंट इसकी, हाँ, कुछ पार्ट इसके साथ आ जाती है, कुछ ये बीम आपको आधा नजर आएगा, आधा इस वेल के अंदर जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हमें ये भी इधर से यानी हमें यहाँ पे अब एडिशनल से कॉलम देने की जरूरत नहीं है, इसी लिफ्ट वेल के ऊपर ही हम इसको रेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, हमने इस सारे प्लान में आपने इस वक्त क्या चीज करनी है, आपने अब ये देखिए, अगर आप एक स्लैब पैनल कंसिडर करें तो ये पैनल इस डायरेक्शन में 1 वे है, तो हमने इसका 1 वे एक्शन होगा इस डायरेक्शन में, तो हमने ये कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रिप कंसिडर कर ली है 1 फुट वाइड। उस स्ट्रिप को हम डिजाइन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो थ्रू आउट हम अब रेप्लिकेट कर लेंगे ऑल ओवर द विड्थ, ठीक हो गया।
सो इसका मतलब है ये है जो आपने अभी डिजाइन करना है। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस आपको नजर आ रही है ना, एक यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट। अगर हम इसका यहाँ पे सेक्शन काटें, जैसे आपको ये ए दिखाया गया है लोकेशन, तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये वाला गर्डर आपको नजर आ रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन। फिर आगे, अच्छा सॉरी मैंने गर्डर बोल दिया, ये फ्लोर बीम आपको नजर आ रहा है, फ्लोर बीम का, ठीक है। ये अगला इंटरमीडिएट फ्लोर बीम, फिर नेक्स्ट फ्लोर बीम एंड सो ऑन, ठीक है। एक जो फ्लोर बीम है वो रेस्टिंग ऑन कॉलम है, अगला फ्लोर बीम रेस्टिंग ऑन गर्डर वाला है। लेकिन ये इसका जो स्पैन है इट इज बिटवीन दिस बीम एंड दिस बीम। इसी तरह अगले बीम, बिटवीन टू बीम जो लेंथ है दैट इज इट्स स्पैन फॉर दिस कंटिन्यूस वन वे स्लैब। इसको देखिएगा जरा एक दफा, ये अब जरा डिस्टेंसेस चेक कीजिएगा। ये 15 फीट है, प्लान को पहले देखिएगा, 15 फीट 0 इंच, 15 फीट 0 इंच, सो ऑन। एक चीज जो मैं नोट करवाना चाह रहा हूं, बीच वाले को देखिएगा, ये इस कॉलम के सेंटर से लेके, यानी इस फ्लोर बीम इस कॉलम के सेंटर से लेके इस फ्लोर बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस 15 फीट है। लेकिन आगे भी इसी तरह चलेगा, लेकिन एंड वाले में क्या है, इस बीम के सेंटर से लेके इसके एज तक का डिस्टेंस 15 है, यानी सेंटर टू सेंटर 15 से कम है, हाफ। आप इस पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर सेंटर टू सेंटर बनेगा, ठीक। इसी तरह दूसरी साइड पे, और दूसरी जो डायमेंशन आपको नजर आई है, आल्दो उसको हम डिजाइन नहीं कर रहे, हमारा स्पैन इसके अलोंग है, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट दिस 30 फीट 6 इंचेस, ये यहां से लेके यहां तक, ये भी एज से लेके इसके सेंटर तक 30 फीट 6 इंचेस, सो ऑन। और ये अच्छा, ये 30 फीट 6 इंच है, ये 30 फीट है, ये 30 फीट 6 इंच है, ठीक, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है। सेंटर टू सेंटर देखेंगे तो ये भी उतना ही बन जाएगा। अब रिमेनिंग आपको ये डेटा गिवन है, 8 स्पैन फ्लोर स्लैब है, 8 स्पैन इसके बन रहे हैं, स्पैनिंग ईस्ट वेस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। A typical 1 foot wide design strip is shown shaded. A partial section through this strip, जो मैं हमने ये दिखाया आपको, partial section through this strip. Partial इसलिए कि ये बीच में ये 8 स्पैन है, लेकिन आपको बीच वाले कुछ स्किप करके दिखाया गया है, ओके। The underside of a typical floor is shown in figure 5-36. Look at this figure. ये अब ये आपको नीचे से उस फ्लोर का प्लान दिखाया गया, जरा देखिएगा ये बीम्स हैं कौन कौन से फ्लोर में, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोर को देखिएगा, ये आपको यहां पे खड़े होके नॉर्थ की तरफ देखते हुए, ठीक है, ईस्ट वॉल के पास, ये इस वॉल के पास, यानी यहां करके तकरीबन आप खड़े होंगे तस्वीर लेके, तो आपको ये नजर आएगी, ये वाला व्यू नजर आएगा आपको। इस डायरेक्शन में फ्लोर बीम्स और इस डायरेक्शन में गर्डर्स नजर आएंगे, ये देखिएगा, यानी ठीक है, गर्डर, ये वाला फ्लोर बीम, ये सबसे बाहर वाला फ्लोर बीम ये चल रहा है, ये सेकंड वाला जो फ्लोर बीम है ये, इसके बाद वाला फ्लोर बीम अंदर है, ये गर्डर्स है, ठीक हो गया। अगर मैं इनके नाम यहां से देखूं तो इनके नाम क्या बनेंगे, ये है B3 और B4 और B3, ये आपको नजर आ रहे हैं, यानी ये जो आपको कंटिन्यूस नजर आ रहा है, ये जो बीम है ये आपको B3, B4 और B3, ठीक हो गया। अब आपको समझ आएगा ये B3, B4 और B3। द इंटीरियर बीम्स आर एज्यूम्ड टू बी 14 इंच वाइड, जितनी भी अंदर वाली बीम्स हैं दे आर ऑल 14 इंच वाइड, एंड एक्सटीरियर स्पैंड्रेल बीम्स आर 16 इंच वाइड। दिस अप्लाइज टू बोथ डायरेक्शंस, फ्लोर बीम्स एज वेल एज गर्डर्स। Okay, concrete strength is 4000 psi, steel is 60 psi. Assume a superimposed dead load of 20 psf to account for floor. इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो 20 psf superimposed dead load है? Floor covering यानी floor finishing, ceiling, false ceiling, mechanical equipment, mechanical में ये जो HVAC के जितने equipment है जो उसके साथ hang होना है floor के साथ. Now next, in consultation with, this is a very practical example, let's try to explore it. In consultation with the architect and owner, it has been decided that all floors will be designed for a live load of 80 psf, including partitions. Now this would allow us flexibility in office layouts. ठीक है, 80 psf के अंदर included है
पार्टीशनिंग का वेट भी, ठीक है, मूवेबल पार्टीशन हमने एज्यूम कर दिए और उनका वेट डाल के ATPSF, ठीक है, ATPSF. We will discuss further about these partitions in a few minutes. Note लिखा हुआ है no live reduction is allowed for one way slab, ठीक हो गया, one way slab के लिए. So step number 1 is estimate the thickness of the floor. जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था thickness of the floor, ये क्राइटेरिया थे thickness of the floor के लिए. Have a look. Deflection control requirement, then you have to look at shear and flexural requirements, and then you have to also look at fire rating requirements. So we will be basing our decision on deflection control requirement, and then we will check whether the other requirements are satisfied or not. So deflection control requirement, ये पैनल आपका चल रहा है. अब ये है continuous. इसके अंदर इंटीरियर जो स्पैन है, जैसे ये इंटीरियर स्पैन या ये वाला इंटीरियर स्पैन, वो बोथ एंड्स उसके कंटिन्यूस हैं. लेकिन आखिरी वाले जो स्पैन है उसका ये एंड तो कंटिन्यूस है, दूसरा एंड उसका डिसकंटिन्यूस है. अब हम टेबल में जाएंगे, टेबल में सिंपली सपोर्टेड वाला केस वैसे ही निकल गया. आगे वन एंड कंटिन्यूस, फिर बोथ एंड्स कंटिन्यूस. कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड तो बीच में से निकल गए ना. एक केस वन एंड, एक्सटीरियर स्पैन हमारा वन एंड कंटिन्यूस है, इंटीरियर स्पैन हमारा बोथ एंड्स कंटिन्यूस है. अब इसमें से ज्यादा क्रिटिकल कौन सा है? अगर सेम L हो तो फिर ज्यादा क्रिटिकल कौन सा बन गया? L/24. हमारे केस में बीम्स जो हैं, जो स्पैन्स हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम. वी हैव डिफरेंट L's फॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर स्पैन. लुक एट दिस फिगर. मैंने इसलिए हाईलाइट किया शुरू में. ये 15 फीट है, इसके सेंटर से लेके एंड तक. इसका मतलब सेंटर ये छोटा है, 15 फुट से छोटा है यानी, और ये सेंटर टू सेंटर 15 है. एंड बे भी हम कह लेते हैं, जिसको हम स्पैन कह रहे हैं. सो मिनिमम H इज फ्रॉम टेबल इट इज L/24 एंड बे के लिए. और ये 172 इंच कैसे बन गया? जो L हमने पुट करना, दिस इज सेंटर टू सेंटर स्पैन. सो 180 था, 180 माइनस 8 कर दिया तो 172 बन गया. सो 172 इंच डिवाइडेड बाय 24, दिस मेक्स 7.17 इंच. इंटीरियर बेस में क्या है? सेंटर टू सेंटर इज 180 इंच डिवाइडेड बाय 28, दिस मेक्स 6.43 इंच. अब क्रिटिकल कौन सा हो गया? ये 7.17. स्लैब की थिकनेस नॉर्मली हम राउंड ऑफ करते हैं क्वार्टर इंच, नियरेस्ट यानी क्वार्टर इंच की फॉर्म में हम चलेंगे, 7.25 7.5 सो ऑन. लेकिन अगर 6.5 इंच से बढ़ जाए थिकनेस 6.5 से, तो फिर हम हाफ इंच के इंटरवल में चलते हैं, नहीं 7.5, 8, 8.5 so on. So one option is 7 inch, other is 7.5 inch. If you want to stick to this requirement right here, थोड़ा सा आप इसके बैकग्राउंड को रिकॉल कीजिएगा. अगर आप ये जो थिकनेस मिनिमम रिक्वायर्ड है 7.17 ये प्रोवाइड कर देंगे तो आपको डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लिए, इट मींस आपकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल आपकी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी. दीज कंडीशंस विल इंश्योर. लेकिन अगर आप इससे कम थिकनेस रखते हैं, वो अलाउड है, प्रोवाइडेड कि जितनी डिफ्लेक्शन अलाउड है आप उस अपनी डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर लें, और जितनी डिफ्लेक्शन अलाउड है उससे आपकी डिफ्लेक्शन कम आए. ठीक, इसके मतलब आपको डिटेल कैलकुलेशन करेंगे, वो हमारा सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर 9 है शायद, उसके अंदर हमने डिस्कस करना है. लेकिन अभी हम राइट नाउ क्या करने जा रहे हैं? लेट्स रीड. वी आर ट्राइंग अ 7 inch slab and then it is based on the assumption we will assume that we will check deflections in the exterior span. Although हम अभी नहीं कर रहे, but we will do this step later on. We will verify कि ये deflection वाकई कम आ रही है. ठीक हो गया? हमने ACI कोड वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की. Now it's compulsory to calculate actual deflections and compare with the allowable deflection. So that is done in chapter 9, but we assume that that is okay right now. Now using 3/4 inch clear cover and number 4 bars, in assuming कि हम number 4 bars use करेंगे, D can be calculated as H minus clear cover. H is 7 inch, clear cover is 0.75 inch ले लिया, और half DB नंबर 4 बार का डाया 0.5 इंच बन जाएगा ना, तो उसका हाफ 6 इंच आपके पास डी आ गया. although ये अभी हमने जस्ट एस्टिमेट किया, वी विल वेरीफाई कि अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक शियर एंड मोमेंट आर सेटिस्फाइड. फायर को हमने यहाँ पे डायरेक्टली चेक नहीं किया. वी आर अज्यूमिंग दैट द
fire rating provided by this 6-inch thick slab is acceptable to the owner. ठीक है? If there is a separate requirement given for you in the problem के ये fire rating मुझे required है, then you will make sure that your thickness meets that requirement. ठीक है? Now next, compute the unfactored loads. This is very simple in case of a slab. Given the thickness selected in step 1, it is now possible to compute the unfactored uniform loads. Dead load is slab का अपना self weight 7-inch thickness है. You understand these things now. At 7.5 psf, superimposed is 20 psf, so total becomes 108 psf. Live load is 80 psf. तो हमारे पास area loads के फॉर्म में आ गई calculations. Dead की भी, live की भी, unfactored. Next we are going to select load and strength reduction factors. लोड कम्बिनेशंस हम ये यूज करने जा रहे हैं. लार्जर ऑफ दीज टू विल गवर्न. यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बाय नाउ. अभी हमने सारा पीएसएफ में चल रहे हैं. वी आर नॉट येट रिजॉर्टिंग टू एनी अदर फॉर्मेट लाइक पाउंड पर फुट में अभी हम नहीं जा रहे. व्हाई? वी आर डूइंग कैलकुलेशंस फॉर अ यूनिट फुट वाइड स्ट्रिप. सो जो ट्रिब्यूटरी विड्थ है दैट इज 1 फुट. सो मसलन whatever is the area load in PSF, pound per foot square, when you multiply by a foot, 1 foot, that will become same magnitude will become pound per foot. So don't need to worry about that. That's very simple in this case. Second load combination governs this one. So we are having the 258 PSF WU and will be used in the following. Assume the slab is tension controlled and with that phi will be 0.9. Slabs are almost always tension controlled, but we will verify that. Right now we are just assuming that phi is 0.9. Next, check whether the slab thickness is adequate for the maximum moment. हमने कहा था ना, we have to check slab thickness for these requirements. So इसकी बेस पे हमने चूज कर लिया. अब हम पहले फ्लेक्चर रिक्वायरमेंट्स की बेस पे चेक करने जा रहे हैं कि हमारी थिकनेस सफिशिएंट है या नहीं. फ्लेक्चर की बेस पे थिकनेस सफिशिएंट होने का क्या मतलब है? जितना वहां पे मैक्सिमम इस स्पैन, इस वन वे स्लैब में जितना जहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट लग रहा है, उस मोमेंट को आपका सेक्शन रेजिस्ट कर सके, उसका फाई mn ग्रेटर देन mu बन सके, टेंशन कंट्रोल सेक्शन बन सके. ओके, सो लेट्स, इसका मतलब है अभी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. फर्स्ट एनालिसिस. Since you can verify that the SI moment coefficients are, the limitations are verified, limitations are valid, so you can use SI moment coefficient method. Now, if the slab thickness is adequate for the largest design moment, it will be acceptable for all other locations, naturally. So the maximum moment mu will occur at the first or second interior support. Basically, negative moment ही basically magnitude wise बड़ा होता है, तो वो या first support या second, first interior support या फर्स्ट या सेकंड इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा आपका. यानी फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट और जो टिपिकल इंटीरियर सपोर्ट बन रहे हैं उनमें से किसी एक लार्जर वैल्यू बन जाएगी. सो द मोमेंट एट द एक्सटीरियर फेस ऑफ द फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट इज, ये अब आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस. सिर्फ एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने जब असाइनमेंट जमा करवाई जिसमें आपने स्लैब का एनालिसिस करना था. इस केस में जो स्लैब रेस्ट कर रही है, लेट मी शो यू, ये स्लैब का जो एंड है, ये मैसनरी वॉल की तरह कोई अनरेस्ट्रेंड नहीं है. ये इस फ्लोर बीम के साथ मोनोलिथिक है. ठीक है, इसके साथ मोनोलिथिक है. सो ये जीरो मोमेंट, ये आपने जीरो मोमेंट यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया है. दिस इज नॉट जीरो. आपने डिसकंटिन्यूस एंड अनरेस्ट्रेंड लिया. दिस इज नॉट अनरेस्ट्रेंड, दिस इज रेस्ट्रेंड. सो बेस्ड ऑन बेसिकली हम यहाँ से पिक, आल्दो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, ये एक ही वैल्यू है, -1/10 ही है दोनों केसेस में, चाहे आप ऊपर से ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे तुम्हें एरर नहीं बनेगा. बट अदरवाइज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस, दिस इज नॉट अवर केस, दिस इज अवर केस. ठीक है, सो ये -1/10 हमने यहाँ से पिक किया और ये जो आपको नजर आ रही वैल्यू -1/10. WU हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ln². अब ln² अब क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज ऑफ इसका और इसका ln का एवरेज. सो ln एवरेज वुड बी 157 इंच, ये एक्सटीरियर का ln1 है, एक्सटीरियर स्पैन का, और 166 इंच ये आपका 13.5 फीट. नाउ mu कैन बी रेडिली कैलकुलेटेड. 258 psf को हमने 1 फुट से मल्टीप्लाई किया. 1 फुट क्या है इसमें? हमारी डिजाइन स्ट्रिप भी यही है और हमारी ट्रिब्यूटरी विड्थ भी यही है. सो वेरी सिंपल, 4.7 क्यूब फुट. लुक एट द यूनिट्स.
किप फुट के साथ आगे क्या लिखा हुआ है? पर फुट क्यों लिखा है? वी आर मेकिंग कैलकुलेशंस फॉर 1 फुट वाइड स्ट्रिप, हर फुट के अंदर ये मोमेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड इंटीरियर सपोर्ट यू कैन कैलकुलेट एज वी कैन सी इन दिस केस। सेकेंड इंटीरियर सपोर्ट में ये -1/11 हो जाएगा एंड द रेस्ट कैन बी अब इसमें ये जब एल एन अगेन दिस विल बी, अब एक साइड से भी इंटीरियर वाला है, दूसरी साइड से भी इंटीरियर वाला है, तो अब ये एवरेज भी उसका यही बन जाएगा। सो यू गॉट टू दिस पॉइंट 4.47, ये 4.70 है और वो 4.47 है, यानी वो पिछले वाला बड़ा था। मैक्सिमम नेगेटिव डिजाइन मोमेंट इज 4.70 प्रीवियस, ठीक है, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट वाले ने गवर्न किया। अगर सेम स्पैन्स हो तो फिर तो आपका वो पिछला वाला, क्योंकि फैक्टर 1/10 है, तो फिर तो वो वही गवर्न करेगा। बट इन दिस केस वी हैड डिफरेंट स्पैन्स, सो वी हैड टू चेक बोथ ऑफ देम। नाउ अब इस मोमेंट के अगेंस्ट हमने बेसिकली इसको डिजाइन करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, यानी इसको डिजाइन करते हुए अगर हमारा सेक्शन टेंशन कंट्रोल आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो थिकनेस हमने सेलेक्ट की है that thickness is sufficient. So let's try designing for this moment. Now one-way slabs normally have a very low reinforcement ratio rho. So thus assume the flexible reinforcement arm JD to 0.95D. आपको अगर याद हो हमने कहा था wide compression zone हो और slabs are of course very wide beams. So you can easily consider 0.95D as JD, and this is something that you understand by now. So for JD you can put 0.95D. Look at this, we are putting D over here, 6 inch was our D. So also note that we have converted this kip foot moment into kip inch moment by multiplying by 12. So this becomes 0.183 inch square again per foot. Now as was done for the design of beam sections, we can refine this, make one more trial. ये जो AS आ गया है हम यहाँ पे यूज करेंगे ए की वैल्यू, ए की ये वाली वैल्यू, एक तो हम आगे जाके इसको यूज करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू बनेगी, ए की वैल्यू अगर ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू बनेगी, दैट वुड बी डेफिनेटली लेस देन 3/8D, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली अ टेंशन कंट्रोल सेक्शन। समटाइम्स इवन बाय inspection you can see that this is a tension control section. Phi 0.9. Next you will use this value of A over here, small a over here. So you will get a refined estimate for AS. Earlier this was 0.183, now this is down to 0.178. So rho is now so AS rho calculated for our case is AS, or AS हमने use किया ये वाला BD. B is 12 inch, we are using 12 inches, ठीक हो गया। D हमारा 6 inch, so 00247. This is a very low reinforcement ratio as is common in most slabs. So clearly the selected slab thickness is adequate. Now step number 5. मोमेंट के लिए हमने अभी सिर्फ ये चेक किया है कि ये सफिशिएंट है। उसको चेक करने के लिए हमने मैक्सिमम जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा था उसके अगेंस्ट एएस और रो निकाल दिया, एंड वी हैव फाउंड दैट सेक्शन इज टेंशन कंट्रोल्ड, सो दिस इज ओके. Thickness is okay from flexure perspective. Let's see if it is okay with respect to shear also. Although we haven't studied detailed method for shear, but you will see this is not so difficult. As far as analysis is concerned, you are already familiar with how to calculate shear at different points in a continuous beam. वही coefficient method use होगा. So largest shear produce होगा वो first interior support पे, जो कि 15% greater होता है, इसलिए वो produce होगा. So that is 1.15 WU/ln by 2. ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे हम shear कैलकुलेट करने जा रहे हैं. दिस इज मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि इसका फैक्टर 1.15 है, बाकियों का 1 है ना. दिस बिकम्स 1940 पाउंड पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्लैब, पर 1 फुट विड्थ ऑफ द स्लैब. ना अब हमने ये जैसे MU की कैलकुलेशन आप करते हैं और phi MN की कैलकुलेशन करते हैं, और योर रिक्वायरमेंट इज phi MN शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू MU. सिमिलरली यू हैव टू चेक फॉर shear, यू कैलकुलेट VU एंड यू कंपेयर एंड यू कैलकुलेट phi VN. जैसे phi MN कैलकुलेट करते हैं उसी तरह phi VN. VN इज shear strength ऑफ द सेक्शन जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं. सो लेट्स कैलकुलेट. जो सी लिखा है ये कंक्रीट का लिखा है, यानी खाली अगर कंक्रीट को देखा जाए कि कंक्रीट हमें कितनी shear स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो हम उसको कहते हैं VC. इसमें जो BW नजर आ रहा है ये समझाने वाला है आपको सिर्फ
नॉर्मली ये असल में बीम के लिहाज से इक्वेशन लिखी हुई, तो बीम में वेब होता है ना, स्लैब में तो कोई वेब का चक्कर नहीं है। ये हमारे केस में तो ये बी 1 फुट है, 12 इंच है, और डी जो भी वैल्यू है 6 इंच हमारे केस में। एफ सी प्राइम में आपने वैल्यू पुट करनी है इसमें PSI में, और BC का जो आंसर निकलेगा ये पाउंड में निकलेगा। आप BW इंच में, DB इंच में, FC प्राइम PSI में पुट करेंगे लाइक दिस। ठीक हो गया? ये 2 एज इट इज, लैम्डा इज 1 नॉर्मल वेट कंक्रीट, और ये FC प्राइम 4000 PSI। BW हमारा B है जो कि हमने 1 फुट वाइड स्ट्रिप ली है। 6 इंच क्या है? D है। ये 9110 पाउंड हमारे पास कैपेसिटी आ रही है पर फुट विड्थ ऑफ स्लैब। पर फुट इसलिए लिख रहे हैं कि B हमने 12 इंच ही कंसिडर किया हुआ है ना। तो यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, VU भी आपने पर फुट कैलकुलेट किया, ये पर फुट कैलकुलेट किया है ना, तो आपने VC भी पर फुट ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, फाई की वैल्यू आगे जाके हम डिस्कशन इस पे करेंगे, लेकिन शेयर के लिए, शेयर और टॉर्शन के लिए, जैसे बेंडिंग में हम फाई लेते हैं 0.9 फॉर रिटेंशन कंट्रोल सेक्शन, शेयर में हम 0.75 लेते हैं। शेयर फेलियर इज अ बिट ब्रिटल फेलियर कंपेयर टू फ्लेक्चर फेलियर, इसलिए हम इसके लिए थोड़ा कम रखते हैं फाई। सो फाई VC विल बिकम 0.75 टाइम्स VC, सो दिस बिकम्स 6830 पाउंड पर फुट। VU कितना था? 1940, और ये 6830 है, so this is greater. Capacity is quite larger than the applied loading, so 5 VC is greater than VU, so this check is also okay. हमने इसलिए चेक किया कि हमारी स्लैब शेयर में भी ये थिकनेस हमने प्रोवाइड की है, ये इस थिकनेस के साथ ये सफिशिएंट है टू रेजिस्ट शेयर लोडिंग एज शेयर फोर्सेज एज वेल। तो मोमेंट के लिए भी चेक हो गया, शेयर के लिए भी चेक हो गया। अभी अपनी मोमेंट के लिए पूरा डिजाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ क्विकली चेक कर लिया कि स्लैब क्यों, वहां पे पहले चेक कर लिया। अगर आप पूरा डिजाइन कर दें, ये 5-6 क्रिटिकल सेक्शंस आप सारे डिजाइन कर दें और बाद में पता चले कि वो इनसफिशिएंट है, तो वह सारी कैलकुलेशन रिपीट करनी पड़ जाएगी। इसलिए हमने पहले जो मैक्सिमम मोमेंट था उसके करस्पॉन्डिंग वर्कआउट किया कि उसके लिए सफिशिएंट है स्लैब थिकनेस या नहीं। उसके लिए सफिशिएंट है तो बाकी सेक्शंस के लिए डेफिनेटली सफिशिएंट होगी। सो नाउ we have confirmed that the slab thickness is okay with respect to deflection control, moment and shear. Now design of reinforcement. इस reinforcement को हमने टेबुलेट करके किया है इस तरह से। इस टेबल को जरा देखिएगा, ये डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शंस हैं। हर क्रिटिकल सेक्शन के लिए ये पैरामीटर्स कैलकुलेट हुए। मसलन जो पहली लाइन है जिसमें LN लिखा हुआ है इन फुट में, एक्सटर्नल जो सपोर्ट है, अब हम ये ACA मोमेंट कोफिशिएंट मेथड से एनालिसिस कर रहे हैं ना, MU वहां से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोमेंट MU निकालने के लिए मोमेंट का कोफिशिएंट जो टेबल से आएगा, WU चाहिए होगा, LN चाहिए होगा हर क्रिटिकल सेक्शन के लिए। तो हमने हर क्रिटिकल सेक्शन के लिए LN और WU LN स्क्वायर जो असल में WU चाहिए था, और अगले में हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं WU LN स्क्वायर, और फिर आगे में कोफिशिएंट पिक करके ये MU निकालेंगे। सो दिस MU इज बीइंग कैलकुलेटेड एज दिस कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो LN हमने अलग से टेबुलेट कर दिया ताकि हमारे पास कैलकुलेशंस ब्रेक डाउन आ जाए। एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए LN हम एक्सटीरियर स्पैन का LN यूज करेंगे, और एक्सटीरियर मिड स्पैन के लिए भी यही यूज करेंगे। फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट के लिए एक्सटीरियर और फर्स्ट इंटीरियर का एवरेज तो 13.5 बन जाएगा, और टिपिकल इंटीरियर जो स्पैन है मिड स्पैन, उसके लिए जब आप करेंगे तो वो तो जिस अंदर वाला स्पैन है ही 13.8 का, ये हमने यहाँ कैलकुलेट। ओके, सो वी हैव ये इसलिए सेपरेटली आपको कैलकुलेशन नजर आएंगे। एंड बे का LN, इंटीरियर बे का LN, और जहाँ पे एवरेज लेने की जरूरत पड़े वहां पे पहले से रेडीमेड कैलकुलेशन रख ली है। अब हम यहाँ से पिक करते जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज सिंपल इनफ। WU LN स्क्वायर, अब इसमें बेसिकली WU देख रहे हैं, अब इसमें WU एक ही है, WU एक ही है ना, कोई लाइव लोड रिडक्शन नहीं है, तो हर स्पैन का एक ही WU है, हर एक का एक ही डेड, एक ही लाइव लोड्स, नथिंग डिफरेंट, हर एक का एक ही ट्रिब्यूटरी वेट 1 फुट, वेरी सिंपल। सो अब इसमें WU जो हमने पुट किया है, ये बेसिकली जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन हम एक कर लेते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सकें। WU हमारा कितना था? 258 PSF, यानी 0.258 किप पर फुट बन जाएगा। ये 0.258 किप पर फुट को अगर आप मल्टीप्लाई कर, जरा देखिएगा इसको, ये वाला एंट्री कैसे आई है 44.3,
हमने 13.1 ln है हमारा, मैं एक आपके सामने कर रहा हूं, ln ये एक्सटीरियर वाला है 13.1 फुट, और इसका और WU सबका एक ही है। मैं एक कितना हमने कहा 258 था, 258, सो 0.258 के पर फुट बन जाएगा ये। सो WU ln exterior square will become 0.258, ये कैलकुलेट कीजिएगा ज़रा ताकि आपको एक दफ़ा तसल्ली हो जाए। 13.1, this makes how much? 0.27, we can round it off to 44.3। ठीक हो गया, ये WU ln square का आंसर आया है। लेट मी शो यू दिस आंसर ओवर हियर। ये सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द रेस्ट। m कोफिशिएंट आपने टेबल से पिक कर रहे हैं, लुक एट दिस कोफिशिएंट -1/24, ये वाला कोफिशिएंट, ये 0 नहीं है, ठीक है। इसी तरह आगे फिर 1 एक्सटीरियर मिड स्पैन 1/14 यहां से। नेक्स्ट फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट -1/10, ये पहले भी देख लिया। ये इंटीरियर मिड स्पैन यानी टिपिकल इंटीरियर मिड स्पैन, दिस इज 1/16, सो दिस इज बेसिकली अ मिस्टेक ओवर हियर। लेट्स कैलकुलेट दिस मोमेंट एंड सी के मोमेंट भी ठीक है या मोमेंट भी गलत निकला है। सो प्लीज कैलकुलेट ये जो आंसर आया 49.1, मल्टीप्लाई दिस बाय 1/14 एंड सी इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर। अगर यही आंसर आया इस वाले मोमेंट भी गलत निकला है, 3 यही आंसर बन रहे 1/14 मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, थोड़ा सा कम बनता है, ठीक हो गया। सो ठीक हो गया, ये करेक्शन है आपके पास, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, एनीवेज ये -1/11 सेकेंड इंटीरियर सपोर्ट यानी टिपिकल इंटीरियर सपोर्ट, ये वाला, ठीक है, दोनों साइड्स पे। सो कोफिशिएंट्स आ गया, ये WU अब कैसे आएगा, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये, सो ऑन, इसी तरह से। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, जो मैक्सिमम था 4.7, ये रिपीट हो गया। अच्छा, नाउ दिस AS रिक्वायर्ड, अच्छा हमने AS इसके लिए रिक्वायर्ड ये 0.178 निकाल लिया था, 0.178 हमें रिक्वायर्ड है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमें रिक्वायर्ड है अगर मोमेंट ये लगे जो कि मैक्सिमम है। चूंकि आपका जो लीवर आर्म है D-A/2, D की वैल्यू तो सबके लिए एक जैसी है और A की वैल्यू में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेशन खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि A की वैल्यू में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इस वजह से व्हाट वी हैव डन इज, बिकॉज मोमेंट आर्म D-A/2 विल बी सिमिलर एट ऑल डिजाइन सेक्शंस, सिमिलर लिखा है, ठीक है। वी कैन यूज द सोल्यूशन एट दिस सेक्शन, एट दिस सेक्शन से मुराद ये वाला सोल्यूशन। We can use this solution at this section to develop a scaling factor that can be applied at all other sections। वो कैसे, हमें 0.1 ये आंसर, ये एरिया चाहिए होता है जब यहां इतना मोमेंट लगे। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर 1 के फुट मोमेंट लगे तो हमें कितना एरिया चाहिए होगा। ये आंसर मैं बता रहा हूं ये कैसे आया। ये जो 1.84 आपका मोमेंट है, अगर 1 के फुट मोमेंट लगे तो आपको इतना एरिया चाहिए, अगर 1.84 लगेगा तो फिर 1.85 टाइम्स ये चाहिए होगा। 1.84 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक हो गया। सो यू कैन वेरीफाई द रेस्ट। सो बजाय इसके क्या बार बार कैलकुलेशन करें, यहां से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। एक स्केल फैक्टर निकाल लिया, AS मिनिमम 60 ग्रेड स्टील है, 0.0018 BH 60 ग्रेड के लिए, 0.151 इंच स्क्वायर पर फुट आपको चाहिए एरिया AS मिनिमम। सो हमने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया इस टेबल में इसको। जो आंसर आ गया AS मिनिमम का
ये अब हमने उठाना कौन सा है, जो बड़ी वैल्यू हो इनमें से, ये ऊपर और नीचे दो में से जो बड़ी वैल्यू हो। सिर्फ इस जगह पे हमारा मोमेंट की बेस पे जो एस निकले वो बड़ा है, बाकी और यहाँ पे बाकी हर जगह मिनिमम एरिया गवर्न कर रहा है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट बार्स। अच्छा, ये पिक करने से पहले हम स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं। क्रैक कंट्रोल की रिक्वायरमेंट हम पहले से कैलकुलेट करके रख रहे हैं, ये हमने कैलकुलेट कर ली है 12 इंच। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं बाद में। ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट्स 18 इंच परमिट कर रही थी, 18 इंच और 3 इंच में से जो लार्जर हो प्राइमरी फ्लेक्चर रिइंफोर्समेंट के लिए। एच हमारा 7 इंच है तो 3 इंच कितना बन जाएगा 21 इंच। 18 और 21 में से 18 ने गवर्न कर लिया। अब यहाँ क्रैक कंट्रोल में 12 इंच की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है 12 इंच हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट, यानी मैक्सिमम अलाउड 12 इंच हो जाएगी, मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड। अब मैक्सिमम स्पेसिंग आपको 12 इंच अलाउड है। ठीक है, आप बार जो भी उठाएंगे आपको 12 इंच से लार्जर अपनी स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको माइंड में रखते हुए अब हम चूज करेंगे रीइंफोर्समेंट। सिलेक्ट टॉप एंड बॉटम फ्लेक्सुरल स्टील, चॉइस ऑफ। उधर से हमने कहा था नंबर 4 से छोटी बार नहीं रखनी, पहले डिस्कस किया था ना, और इधर से आगे कि 12 इंच से आप ज्यादा स्पेसिंग नहीं रख सकते। इसका मतलब मिनिमम अब बार में मिनिमम हो गया नंबर 4, और जो मैक्सिमम आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिंग वो 12 इंच है। लेट्स ट्राई दिस कॉम्बिनेशन, और उससे जो आपके पास एरिया बनता है दैट इज 0.20 एक्चुअल। नंबर 4 अगर आप बार प्रोवाइड करें एट 12 इंच तो आपको 0.20 इंच स्क्वायर पर फुट एरिया मिलता है, और ये ज्यादा है इससे भी, बाकी सबसे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो स्टील है इट विल मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दोज क्रिटिकल सेक्शंस। सो इट मींस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड नंबर 4 बार एट 12 इंच, टॉप भी बॉटम में भी। क्लियर? प्राइमरी फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट क्लियर हो गया आपको? प्राइमरी फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट का डिजाइन आपने कर लिया। लेट्स सी हाउ डज इट अपीयर इन द डायग्राम। ये सारा आपको ये जो नजर आ रहा है ये सारा नंबर 4 है एट 12 इंच। ये देखिएगा नंबर 4 एट 12 इंच ये भी है, नंबर 4 एट 12 इंच ये भी नंबर 4 एट 12 इंच, ये आपने इस तरह से मेंशन करना है। ठीक हो गया? ये भी नंबर 4 एट 12 इंच, सारा नंबर 4 एट 12 इंच डाल दिया। ठीक है, ये कट ऑफ और ये कट ऑफ मैं डिस्कस कर चुका हूं, खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। लार्जर ऑफ 0.3 LN1 एंड 0.3 LN2 इनमें से, और ये LN1/4 आपने एक्सटेंड करना है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर आपको मसला है तो मैं समझा दूंगा। श्रिंकेज और टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट हमने कहा था 0.018 BH होगी, इतनी रिइंफोर्समेंट। और दिस इज इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आप बेसिक लिमिट्स इसके लिए डिफरेंट है, 5H और 18 इंच। यहाँ भी 18 इंच गवर्न करेगा। क्रैक कंट्रोल का अलग से तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, यही दो है ना, 5H और 18 इंच। 18 इंच छोटा है वो गवर्न करेगा। सो मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर द श्रिंकेज इन टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट इज 18 इंच, और बार हम नंबर 4 यूज करने जा रहे हैं। सो नंबर 4 एट 18 इंच हमने प्रोवाइड कर दिया रिइंफोर्समेंट। यू कैन कंफर्म कि नंबर 15 इंच पे, नॉट 18 इंच, 15 इंच पे ये आपको रिइंफोर्समेंट देंगे। लेट मी सी कितनी रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं आपको। नंबर 4 एट 15 इंच अगर आप कैलकुलेट करें दिस गिव्स यू 0.16 इंच स्क्वायर पर फुट, और आपको रिक्वायर्ड कितना था 0.151। श्रिंकेज और टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। सो नंबर 4 में हमने 15 इंच प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ लिमिट हमारे पास 18 इंच थी। ठीक हो गया? सो यही बार अब 15 इंच में प्लेस करेंगे इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये जो आपको नजर आ रहे डॉट्स को देखिएगा। अच्छा, ये जो हमने प्रोवाइड की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो हमने नंबर 4 एट 15 इंच ऑन सेंटर कह दिया, ये आप चाहे टॉप पे डाल दे चाहे बॉटम पे डाल दे, ये दोनों सिचुएशन में इसने श्रिंकेज और टेम्परेचर को ही रेजिस्ट कर रहा है। इसमें कोई ये नहीं कि एक तरफ टेंशन एक तरफ, एक साइड पे टेंशन एक साइड पे कंप्रेशन। इसमें यूनिफॉर्म टेंशन और कंप्रेशन की केस है। आप ऊपर डाल दें नीचे डाल दें, दोनों केसेस में ये एनफ है। सपोर्ट वाली जगहों पे हमने ऊपर डाल दिया, मिड स्पैन पे नीचे डाल दिया। नंबर 4 एट 15 इंच, ये देखो इस तरह से लेबलिंग भी सीखिएगा जरा। ये दिस इज हाउ प्रोफेशनली वी लेबल इट। इसको भी एरो, इसको भी, ये नहीं है कि अब हर बहुत सारे अब लाइनें लगा दें। मिनिमम लाइंस को यूज करके इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि वन वे स्लैब हमें नियर द गर्डर 2 वे एक्शन देता है, यानी ये जो स्ट्रिप है ये 1 वे एक्शन करेगा इस डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट, लेकिन नियर द गर्डर, जैसे ये गर्डर है या वो गर्डर है, इसके करीब इट गिव्स यू 2 वे एक्शन। इसका मतलब है कि इस साइड में तो रिइंफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए होगी। नियर द गर्डर यू विल नीड रिइंफोर्समेंट रनिंग इन दिस डायरेक्शन एज वेल।
ठीक हो गया। यानी इस गर्डर को अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें, इस गर्डर को अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें तो इस गर्डर के लिहाज से ये जो रीइंफोर्समेंट होगी, ये गर्डर की रीइंफोर्समेंट कैसे प्लेस होनी है, जैसे स्लैब की प्लेस होगी ऐसी प्लेस होगी ना, लॉन्गिट्यूडनली। गर्डर के लिहाज से अगर आप देखें दिस विल बी, स्लैब के लिहाज से भी और गर्डर के लिहाज से भी, ये इसके लिए एक ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होगी। यानी अगर आप गर्डर का क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। ये जो G3 आपको नजर आ रहा है, इसको अगर आप यहाँ पे सेक्शन काटें तो आपको इस जगह इसका वेब नजर आएगा और आगे जाएंगे तो आपको स्लैब नजर आएगी। ऐसा ही है। सो ये तो है इस गर्डर का वेब। अच्छा, स्लैब की रीइंफोर्समेंट, हमने जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट स्लैब की इस वक्त बात कर ली है, वो रन करेंगी अलोंग गर्डर का स्पैन। और गर्डर का लॉन्गिट्यूडनल, जो गर्डर के अंदर जो री बार्स हैं लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड, उनको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो डॉट्स ही नजर आएंगे। यानी आपको गर्डर की रीइंफोर्समेंट जो है ये इस तरह से डॉट्स में नजर आ रही होगी। ऐसे ही है। और ये जो स्लैब चल रही है, ये स्लैब की ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है स्लैब की। ये स्लैब का लॉन्गिट्यूडनल तो ये है ना, तो इसमें जो आपको along दिस डायरेक्शन नजर आएगी स्लैब, वो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होगी स्लैब की। ठीक हो गया? आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। तो आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए ये कैलकुलेट करने वाली, ये वाली ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ये। ठीक है। यानी मैं आपको अगर दोबारा से समझा सकूं, एक रीइंफोर्समेंट आपकी ये चल रही थी, ये सारी रीइंफोर्समेंट स्लैब की, ये आपने डिजाइन कर लिया। ठीक है, ये आपने डाल दी हुई सारी। इस तरफ आपने मिनिमम रीइंफोर्समेंट भी डाली हुई है, लेकिन वो श्रिंकेज और टेम्परेचर के अगेंस्ट डिजाइन की हुई है। ठीक है। सिर्फ लोकली इस जगह पे गर्डर के थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ लोकलाइज इस जगह पे जो आपने रीइंफोर्समेंट एडिशनली कंसिडर करनी है, वो बेंडिंग की वजह से, यानी जो टू वे एक्शन में लोड जो इस डायरेक्शन में जा रहा था वन वे, वो दूसरी डायरेक्शन में भी आप लोकली वहां पे टू वे एक्शन होगा। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो यहाँ पे क्रैक्स आएंगे। ठीक है। सो यू हैव टू रीइंफोर्स दीज रीजन्स, ये वाले रीजन्स, ये इनके लिए अब आपको ये ओवरहैंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये ओवरहैंग वही है जो आपने टी बीम के बीई आप निकालते हैं ना, बीई एक साइड से ओवरहैंग बनता है, दूसरी साइड से ओवरहैंग बनता है। ऐसे ही है। और अगर ये वाला एंड वाला केस हो तो उसमें एक ही साइड से बनेगा। मोस्ट क्रिटिकल बनेगा जब आपका दोनों साइड्स पे ओवरहैंग जाएगा, टी बीम वाला केस। इसके लिए अब आपको ये लेंथ पहले चाहिए कि कितना ओवरहैंग है। विदाउट गोइंग इनटू कैलकुलेशंस, आप बीई तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू कैन डू दैट। उस बीई से आप ओवरहैंग कैलकुलेट कीजिएगा कि वेब से आगे कितना डिस्टेंस जा रहा है। That overhang has been calculated right over here for you, 1.75 foot. 1.75 foot. अब ये लोड किस तरह से लग रहा है, लेट मी शो यू। इस तरह से लग रहा है। ये ओवरहैंग आपने कैलकुलेट किया 1.75। एक्चुअली आपने ये कैलकुलेट किया बीई, और आपको BW पता है तो BE माइनस BW का हाफ ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यू कैन चेक दिस। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी इंटेंसिटी WU है। लोडिंग तो वही है ना पूरे फ्लोर के ऊपर। सो अब आपको यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मोमेंट, ये मोमेंट कितना है ये आपने कैलकुलेट करना है। हाउ वुड यू डू दैट? सिंपली WU और L ओवरहैंग जितना होगा उसका स्क्वायर बाय 2 कैंटिलीवर बन जाएगा ना। सो यहां से आपने मोमेंट निकाल लेना है MU। दिस इज हाउ LO जो है ये ओवरहैंग है। ठीक है। सो ये 0.25 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और ये आपने 0.4 के फुट पर फुट। ये जो रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं ये श्रिंकेज और टेम्परेचर वाली नहीं है, ये फ्लेक्चर के लिए है। इसका मतलब है इसमें लिमिट्स कौन सी अप्लाई होंगी? फ्लेक्चर रीइंफोर्समेंट वाली। यानी
3H और 12 इंच में से जो छोटी वैल्यू हो दैट विल गवर्न। इसका मतलब इसमें अगेन 12 इंच गवर्न करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसी नंबर 4 बार का अब यहाँ पे आप स्पेसिंग 12 इंच कर लेंगे।